तो पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे। उसमें हमने सेकेंड पॉइंट को देख लिया था कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी क्लोज सरफेस को क्रॉस कर जाती है तो उसके द्वारा फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना एसोसिएटेड होता है, 0 होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, बारी बारी से पॉइंट लिखेंगे थोड़ा फास्टली। अगला पॉइंट क्या है कि इफ द चार्ज इज आउटसाइड फ्रॉम अ क्लोज सरफेस, यानी क्लोज सरफेस से बाहर में अगर चार्ज होती है, जैसे ही क्लोज सरफेस है और बाहर में चार्ज है, देखिए तो आपको पता है कि किसी भी चार्ज के द्वारा अगर पॉजिटिव है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर से आप क्या देख पा रहे हो कि किसी भी क्लोज सरफेस को क्रॉस कर जा रही है तो उसके द्वारा फ्लक्स क्या होगा, 0। तो तुमने क्या लिखा कि इफ द चार्ज इज आउटसाइड फ्रॉम द क्लोज सरफेस देन फ्लक्स इज देन क्लोज सरफेस, तो हम लिखेंगे कि देन फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज इज 0। यानी कि यदि हमारी कोई आवेश किसी भी बंद सतह के बाहर होती है तो इसके द्वारा फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देता है बोर्ड में कि किसी कोई भी चार्ज यदि बंद सतह से बाहर है तो वह कितना फ्लक्स बनाएगी, तो 0 फ्लक्स बनाएगी, वह कोई फ्लक्स नहीं क्रिएट करती है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ द चार्ज इज इनसाइड द क्लोज सरफेस, यानी कि यदि आवेश बंद सतह के अंदर हो, जैसे यही बंद सतह है और इसके अंदर आप चार्ज रख दीजिए, जैसे ही चार्ज रखोगे तो आपसे पूछा जाए कि फ्लक्स होगा कि नहीं होगा। तो देखिए कैसे देखेंगे, यहाँ से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी और यहाँ पे एरिया वेक्टर निकालोगे तो एरिया वेक्टर भी तो इसी डायरेक्शन में आएगी। तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि दोनों समानांतर है। कोई बोलेगा कि नहीं सर हम तो इसके विपरीत भी देखेंगे, विपरीत दिशा में। तो देखो यहाँ पर अगर एरिया लेते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस चार्ज से बाहर निकलती है, तो यह भी इधर और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों तो एक ही लाइन पे, दोनों समानांतर। तो यहाँ भी थीटा 0 डिग्री और यहाँ भी थीटा 0 डिग्री। कहीं भी लेंगे, जैसे यहाँ लो तो इधर भी सेम तो इधर भी सेम, यानी यहाँ भी थीटा आएगा 0 डिग्री और यहाँ भी 0 डिग्री। यानी हमको यह समझ आता है कि यदि हमारी चार्ज अंदर होती है तो यहाँ पर देखिए फ्लक्स का वैल्यू प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, मतलब फ्लक्स का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि यदि हमारी आवेश किसी भी बंद सतह के अंदर होती है तो फ्लक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है, फ्लक्स का वैल्यू 0 नहीं होता है, नॉन 0 लिखेंगे डायरेक्ट। देन फ्लक्स इज नॉन 0, फ्लक्स का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। तो हमने 2 पॉइंट जाना कि यदि चार्ज बाहर होगी तो फ्लक्स 0 होगा, यदि चार्ज अंदर होगी तो फ्लक्स का वैल्यू नॉन 0 होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, छोटे छोटे 2 फिगर के सहारे आप इसे समझ लीजिए। और अपने जाना था कि फ्लक्स स्टेप से इंडिपेंडेंट होता है, चाहे सिलेंडर हो, चाहे स्फीयर हो, चाहे क्यूब हो, किसी तरह के स्टेप से यदि हम क्लोज करते हैं, जैसे ही चार्ज थी तो इस चार्ज को आप ऐसे क्लोज करो, ऐसे क्लोज करो, मतलब यह रैंडम शेप या क्यूब के शेप या सिलेंडर में क्लोज करो, ओके, या कोई भी शेप में क्लोज करोगे, कोई भी रैंडम शेप का लोगे, सभी के लिए फ्लक्स का वैल्यू सेम होगा, फ्लक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ओके, अब चलते हैं थोड़ा और आगे। ओके, अब देखते हैं एक छोटी सी फिगर। अब देखिए यहाँ पे चार्ज रखा है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से दी हुई है। आपसे पूछे कि बताइए कितना फ्लक्स होगा, तो कुछ नहीं सोचना है, देखना है कि लाइन इंटर की है तो बाहर निकल गई क्या। यदि लाइन बाहर निकल चुकी है इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। उसकी उसी तरह से यहाँ भी देख सकते हो, बंद सतह है नीचे से, अगर नीचे से बंद सतह है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, क्रॉस होकर के कहाँ निकल गई, बाहर निकल गई। तो जो लाइन अंदर आ रही है वही लाइंस बाहर निकल जा रही है, तो यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। इसी तरह से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे गए हैं, HC वर्मा में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाँ, कहीं कहीं पे ओपन सरफेस होगी, देखिए कहीं कहीं पे ओपन सरफेस होती है
एक ही बार क्रॉस करती है सरफेस को, क्लोज सरफेस नहीं ओपन सरफेस है, तो यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, मतलब यहाँ पे फ्लक्स का कुछ न कुछ वैल्यू होगा। यदि ओपन सरफेस है तो एक ही बार क्रॉस कर रही है तो यहाँ फ्लक्स होगी। यदि आपकी क्या हो सकती है, ऐसा हम सोच सकते हैं कि यदि ओपन सरफेस है तो फ्लक्स नॉन जीरो है, क्लोज सरफेस है तो फ्लक्स का वैल्यू यदि लाइन क्रॉस करके दो बार में बाहर निकल जाती है, मतलब जितना आ रही है उतना ही बाहर निकल जा रही है, बट यहाँ देखिए केवल इंटर कर रही है, ठीक है, केवल जा रही है लाइन, एक ही बार क्रॉस करती है। जब ऐसा भी सोच सकते हैं कि बंद सतह को एक बार क्रॉस करती है तो फ्लक्स का वैल्यू नॉन जीरो होता है, और दो बार क्रॉस कर जाती है तो फ्लक्स का वैल्यू जीरो हो जाता है। चलिए अब हम चलते हैं हम मानते हैं कि देखिए अब किस तरह के दो प्रॉब्लम के टाइप और बताने हैं आपको। एक इस तरह का प्रॉब्लम कभी कभी दे देता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन में दिया हुआ E1 I कैप प्लस E2 J कैप प्लस E3 K कैप दिया रहेगा। उसी तरह से एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन कुछ इस तरह से दे देगा। मानते हैं कि एरिया वेक्टर दिया हुआ है A I कैप, ओके, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है और एरिया वेक्टर भी दिया हुआ है, और आपसे पूछे है कि बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट डेल्टा एस, और आपको क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे E1 I कैप प्लस E2 J कैप प्लस E3 K कैप, और यहाँ से आपको डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए A I कैप, और I को I के साथ डॉट करोगे तो यहाँ पर आपको टोटल फ्लक्स मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर केवल फ्लक्स का फॉर्मूला है, इसके बाद बाकी वेक्टर है, आपकी वेक्टर सही होनी चाहिए, क्योंकि I को I के साथ डॉट कर देंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एरिया आपको x कंपोनेंट एरिया का y कंपोनेंट भी हो, z कंपोनेंट भी हो, इस सारी टाइप की प्रॉब्लम भी आएगी, तो आपको बस डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। और मेन चीज है कि इन दोनों को डॉट करने आने के लिए वेक्टर आना चाहिए। अगर आपकी वेक्टर की समझ अच्छी है तो आप आसानी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता सकते हो। तो ये वेक्टर टाइप के क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं कैसे पूछे जाते हैं। देखिए अभी तक हम जितने क्वेश्चन कर रहे थे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी, कांस्टेंट थी। अब मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल कहीं पे दी हुई है, जैसे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है E नॉट इंटू एक्स आई कैप। कैसे दिया है, E नॉट इंटू एक्स आई कैप, यानी हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह एक्स डायरेक्शन में बदल रही है। और मान लेते हैं कि इस तरह से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऐसे फिगर बनाया है, देखिए यह है आपकी x एक्सिस, यह है आपकी y एक्सिस, और यह है आपकी z एक्सिस। सही है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कन्वर्ट होकर मतलब चेंज हो रही है, और यहाँ पे हम लोग बना देते हैं ओके ओके। ये है आपकी z एक्सिस, ये है आपकी y एक्सिस, और आपकी प्लेट कुछ इस तरह से मतलब कह सकते हैं कि बंद सतह इस तरह से रखी है, जिसकी यहाँ से दूरी जो है इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट की जो साइड लेंथ है मानते हैं कि L है, यहाँ से दूरी है A, यहाँ से दूरी टोटल हो जाएगी, इस पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी A प्लस L। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है। अब देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में पहले कर लेते हैं। अब बारी बारी से एरिया वेक्टर देखेंगे, बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जैसे इसी प्रॉब्लम को हमने पहले बताया था, तो वहां पर हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया था हमने, और बनाने के बाद हम जैसे ही कैलकुलेट किए थे तो देखा क्या गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर गई और बाहर निकल गई। तो जब अंदर जाती है और पुनः बाहर निकल जाती है मतलब टोटल फ्लक्स जीरो होना चाहिए। और ये भी हम देख सकते हैं, यहाँ भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स डायरेक्शन में है, इस पे ऊपर वाले सतह और नीचे वाले सतह, तो ऊपर वाले पे एरिया वेक्टर ऊपर, नीचे वाले पे नीचे, तो दोनों लंबवत होगी तो जीरो। उसके बाद हम क्या देखेंगे, सामने वाली सतह और अंदर वाली सतह। तो देखिए सामने वाले सतह पे एरिया वेक्टर अंदर बाहर की तरफ और अंदर वाले पे अंदर की तरफ, किंतु इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स डायरेक्शन में, तो दोनों लंबवत। इसका मतलब ऊपर वाला नीचे वाले का फ्लक्स जीरो,
आगे वाली और पीछे वाली सतह का फ्लक्स 0 है, परंतु जो यह सतह है ए वाली और इसके सामने वाली, इन दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है, तो यहाँ पर फ्लक्स होगी और यहाँ पे भी फ्लक्स होगी। तो अब हम देखेंगे कि यही दोनों पे फ्लक्स कितना होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए वेरिएबल हो, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू a रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट इंटू ए। अब x का वैल्यू a नहीं रखेंगे, इस बिंदु पर निकालना है, इस सतह पर निकालना है, तो लिखना पड़ेगा a प्लस एल, और जैसे ही इसको रख लेंगे तो आपका आंसर चला है। तो चलिए हमको अगर टोटल फ्लक्स निकालना हो ऐसे क्वेश्चन में तो कैसे निकालेंगे, नेट फ्लक्स। तो बड़ी बड़ी से सतह का नाम देते हैं 1, तो ऊपर वाले का 2, अंदर वाले का नाम देते हैं 3 और बाहर वाले का नाम दे देते हैं 4। ओके क्या, और इस वाले का नाम 5 और इस वाले का नाम 6। तो अगर नेट फ्लक्स चाहिए तो क्या लिखेंगे, 5 नेट इज इक्वल्स टू 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 5 4 5 5 प्लस 5 6। सही है। अब क्या क्या है वो जरा सा देख लेंगे। 5 1 बराबर 5 2 बराबर 5 3 बराबर 5 4 इज इक्वल्स टू 0। क्यों लिखे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, लिख ही देते हैं इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब हमारी बचा सतह कौन, सामने वाली और इसके सामने वाली, मतलब 6 नंबर फेस और 5 नंबर फेस। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, यह है 6 नंबर की फेस और ये है आपकी 5 नंबर फेस, 6 नंबर। और देखिए यही ऑरिजिन था, तो यहां से इसका दूरी आपके क्वेश्चन ने दिया है कि a है, और इस जो हमारे पास ट्यूब है या घन है उसका जो साइड लेंथ है वह l दिया हुआ है, तो यहाँ से दूरी है l। तो हम क्या ऐसे बोल सकते हैं कि टोटल दूरी यहाँ से इस प्लेट की कितना हो जाएगी, a प्लस a। तो हमें दो चीज मालूम है, पहले वाले प्लेट की दूरी a केंद्र से और दूसरे वाले प्लेट की दूरी केंद्र से a प्लस l। अब बारी बारी से फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स के लिए हमको एरिया वेक्टर ही पता होना चाहिए और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर इस वाले सतह पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है इस दिशा में और एरिया वेक्टर सतह पर लंबवत और बाहर की तरफ, तो दोनों समानांतर है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ही सतह पर अंदर की तरफ इधर, और जबकि एरिया वेक्टर सतह पर लंबवत सतह से बाहर। तो हमको क्या पता चल चुका है कि यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री और यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री। तो यहाँ पर अगर फ्लक्स निकालोगे तो E इंटू डेल्टा एस और cos 0 का वैल्यू 1, तो प्लस साइन के साथ आएगा। किंतु यहाँ पे निकालिएगा तो देखिए E इंटू डेल्टा एस, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका वैल्यू निकालिएगा तो E इंटू डेल्टा एस और cos 180 का वैल्यू क्या होता है, -1, तो ये आ गया निगेटिव। तो यानी हमें क्या पता चलता है कि 5 का फ्लक्स कितना आ रहा है, पॉजिटिव E डेल्टा एस, और 6 का फ्लक्स कितना आ रहा है, निगेटिव E डेल्टा एस। सही है। बट देखिए यहाँ पर क्या क्या गलतियां हो रही हैं आप लोगों से, हम क्या गलती कर देता है बच्चा, यह ध्यान नहीं देता है कि इस क्वेश्चन को हम तब लगा सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। बट आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखिए E नॉट इंटू एक्स, यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे केंद्र से सेंटर से, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है देखिए प्लेट 5 के लिए और प्लेट 6 के लिए, तो प्लेट 6 के लिए दूरी कितना है और प्लेट 5, तो प्लेट 6 के लिए दूरी है देखिए केंद्र से a, तो यहाँ पर लिखेंगे E नॉट इंटू एक्स के जगह a इंटू डेल्टा एस। सही है। अच्छा यहाँ पे आइए प्लेट 5 के लिए, सॉरी ये प्लेट 5 था, प्लेट सॉरी प्लेट 5 की दूरी है ना, पहले प्लेट 5 है तो प्लेट 5 की दूरी देखिए कितना a प्लस एल, तो यहाँ लिखेंगे E नॉट इंटू a प्लस एल इंटू डेल्टा एस। और नीचे चलते हैं, प्लेट 6 से नीचे लिखा गया था, प्लेट 6 की दूरी कितना है a, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा E नॉट इंटू a इंटू डेल्टा एस। अब यहाँ देखेंगे कि यह माइनस साइन के साथ था या प्लस साइन के साथ था। यदि अब आपसे कोई पूछ दे टोटल फ्लक्स बताइए, फिगर आप समझ चुके होंगे कि दो प्लेट है, एक प्लेट है केंद्र से a दूरी पर, दूसरी प्लेट है केंद्र से a प्लस l दूरी पर, तो यहाँ पर एक बार x के जगह a डालेंगे और एक बार x के जगह a प्लस l डालेंगे। हमने बस गलती कर ली, ऊपर 6 था नीचे 5 था, ये ध्यान देना है कि 6 कहाँ लिखे और 5 कहाँ लिखे हो। अगर आपको नेट फ्लक्स चाहिए, अब इस फिगर को हम रब करते हैं और देखिए यदि आपको नेट फ्लक्स चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, 5 नेट
तो नेट का वैल्यू कितना आ गया, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस 4 5 एंड 6, और इसके वैल्यू कितने आए थे, ये सारे का 0 आया था। और अभी देखिए 5 निकाल चुके हैं, 6 भी निकाल चुके हैं, तो रखिएगा। तो देखिए 5 का वैल्यू ई नॉट इंटू ए इंटू डेल्टा एस, प्लस अंदर से गुना कर देते हैं, ई नॉट इंटू एल इंटू डेल्टा एस, सही है क्या, माइनस यहाँ ये ई नॉट इंटू ए इंटू डेल्टा एस, यह और यहाँ गुजर गए, तो आंसर क्या बच रहा है, ई नॉट इंटू एल इंटू डेल्टा एस, दिस इज द नेट फ्लक्स। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता हो, बदलता है, तब आंसर इतना है, अगर नहीं बदलता तो आंसर 0 आ जाता। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन हम कर लिए हैं। अब हमको क्या करना है, इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कुछ रिजल्ट देखने हैं, जो कि फ्लक्स की खूबसूरती है, वहां से कुछ अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, अब इतना नोट हो गया होगा आपका। ओके, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड सम बेसिक क्वेश्चंस। यानी सबसे इंपॉर्टेंट देखो, इसमें क्या है ना कि क्वेश्चन ही है। ओके, शायद ये नहीं दिख पा रही है ऊपर वाली पॉइंट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ। लेकिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट में क्या क्या ध्यान देना है आपको कि चार्ज यहाँ एक बार रखते हैं, एक बार चार्ज यहाँ रखते हैं अंदर में। ओके, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए फ्लक्स कितना होगा। तो हम देखेंगे कि इस यहाँ चार्ज सतह के बाहर है क्या, तो जब चार्ज सतह के बाहर होती है तो फ्लक्स का वैल्यू 0। यदि चार्ज सतह के अंदर में रखी है तो फ्लक्स का वैल्यू होगा, ओके, क्या फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पे नॉन जीरो होती है। अच्छा, अब हमको क्या देखना है, इम्पोर्टेंट, हेलो, ओके, तो अब हम एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखने जा रहे हैं। जैसे देखिए कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ रिंग ऑफ रेडियस for a disk of radius r when a charge, so smaller कर लीजिए, when a charge q is at a distance, when a charge q is at a distance a from the सेंटर। इसको हिंदी में क्या समझने वाले हैं कि हमारे पास एक डिस्क है, जैसे देखिए हमारे पास एक डिस्क है जिसकी रेडियस आपको क्या दी हुई है, तो इस डिस्क की रेडियस दी हुई है कैपिटल आर। ओके, इस डिस्क की रेडियस कितनी दी हुई है, इस डिस्क की रेडियस दी हुई है कैपिटल आर। और आपसे पूछा जा रहा है कि यदि यहां से इसके केंद्र से ए दूरी पर एक प्लस चार्ज क्यू रखा है, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए इस डिस्क से कितना फ्लक्स होगा। मतलब आप सोच सकते हो कि यहाँ से विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी, सही है, और बाहर की तरफ निकलेंगी तो आपको क्या करना है कि अब आपको ये बताना है कि बताइए कि इस चार्ज का कितना पार्ट या कितना लाइन इस प्लेट से बाहर निकल के
जाएंगे। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, उसको हम गिन नहीं सकते, बट उसको गिनने के लिए एक मेथड बनाया गया जिसको हम फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम फ्लक्स यदि निकाल सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि कितनी लाइंस इसे पास कर रही है। अब इसको हम नेक्स्ट फिगर में ऐसे समझ सकते हैं, एक बार और क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि कहना क्या चाहता है कि यदि आपके पास एक डिस्क रखी हुई है, देखिए यही डिस्क है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, और इसके केंद्र से ए दूरी पर एक प्लस चार्ज रखा हुआ है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए इस चार्ज के कारण कितना फ्लक्स इस प्लेट में होगा। तो ऐसे करके आप सोच सकते हो कि कितना फ्लक्स होगा, मतलब कितनी नंबर ऑफ लाइंस इससे गुजर रही होंगी। ओके, और इसी को काउंट करना है, यानी इसी को हमको बताना है। मतलब सिंपली कह सकते हो कि कितना फ्लक्स इस डिस्क से हो रही है, यही निकालनी। तो चलिए यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, कुछ रिजल्ट आएंगे। उस रिजल्ट के बाद देखो इसी क्वेश्चन को अभी हम लॉन्ग मेथड से बनाएंगे और इसी क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से बनाएंगे कि एक लाइन में आंसर चला आएगा। बट आपको ये मेथड जाननी चाहिए क्योंकि हमेशा या मैक्सिमम केसेस में आपको इंटीग्रेशन का यूज करके ही आंसर निकालना होगा। जैसे यह रिजल्ट देखिए, और यहाँ पे चार्ज क्यू है। अब हम क्या सोचते हैं कि हमें तो यह नहीं पता है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा है, तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे जाकर के एक छोटा सा डिस्क, मतलब छोटा सा एरिया कैलकुलेट करते हैं, छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं। आर डिस्टेंस पे जाएंगे और एक छोटा सा थिकनेस लेंगे जिसका नाम होगा डी आर। अच्छा, अब देखिए क्या है, और यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो डिस्क है, मतलब ऐसे सोचिए कि बड़ी वाली डिस्क है। अब हमको पता करना है कि इससे कितना एनर्जी बाहर निकल रहा है। तो इससे कितना एनर्जी, फिर से समझिए, ये बड़ी डिस्क है और हमको पता करना है कि इस डिस्क से कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है। तो हम क्या सोचेंगे कि एक छोटी सी डिस्टेंस पे जाकर के पता करेंगे कि इतने बड़े क्षेत्रफल में कितनी एनर्जी निकल रही है। तो फिर धीरे धीरे उस क्षेत्रफल के कारण टोटल में निकालने, मतलब उसको इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि उस डिस्क से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। जैसे आपने गाँव में देखा होगा, घरों में देखा होगा, और ये आपके घरों में भी होगी, जो बॉक्स होती है, साउंड बॉक्स होती है या स्पीकर होती है, तो उसका शेप कुछ इस तरह से होता है। तो वहां से भी आपको यही है कि अगर उसके केंद्र पर यहाँ पर चार्ज रखा है और यहाँ पे साउंड है, तो जैसे ही साउंड है तो आपसे पूछा यह जाएगा कि बताइए इसे कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है। तो या तो एनर्जी पूछे, या तो फ्लक्स पूछे, या तो नंबर ऑफ लाइन पूछे, सारे के केस में हम आसानी से बता सकते हैं कि कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास कराते हैं। यह हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। अब जरा सा देखिए, हाँ एक चीज और देख सकते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यही है। तो आप जरा सा इस डिस्क को देखिए, यही आपके डिस्क है, सही है। तो ए आपके डिस्क है, आपसे पूछा जा रहा है, और ये आप ऐसे देख सकते हो। ओके, क्या ये रेड वाली देखिए पॉइंट, इसी तरह से रेड वाली चार्ज है, ये डिस्क है। तो आपसे यह पूछा जाएगा कि बताइए इस डिस्क से कितनी फ्लक्स बाहर निकलेगी। ये जो डिस्क है, इस तरह से पूछा जाएगा कि इससे कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। ओके, तो अब हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि ये जो डिस्क है, देखिए इस डिस्क में कुछ दूरी पर जाकर के एक छोटा सा एरिया कट करते हैं। यहाँ पे डिस्क देखिएगा, इसके केंद्र से कुछ दूरी पर जाएंगे और एक छोटा सा एरिया कट करेंगे, सही है क्या। तो ये यहाँ से आर दूरी पर गए हैं और आर दूरी पर जाने के बाद छोटा सा एरिया कट कर लिए। अब आप फिर से इसको समझ लीजिए, यही क्वेश्चन था। अब अपनी तरफ से देखिए, यहाँ पर चार्ज रखा है, ये डिस्क है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए इस चार्ज के कारण कितना फ्लक्स बाहर निकल रही है इस डिस्क से होकर के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केंद्र से आर दूरी पर जाएंगे और आर दूरी पर जाने के बाद एक छोटा सा स्ट्रिप या डिस्क कट करेंगे और उसके द्वारा फ्लक्स निकालेंगे, और पुनः जब उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर चला। ओके, तो जैसे अब इसी को हम यहाँ पे करके देखते हैं, ऐसे रखी हुई है, तो हमने एक छोटा सा डिस्क कैलकुलेट किया, कट किया है, और उस पर हम निकालना चाह रहे हैं फ्लक्स की वैल्यू। चलिए अब हम बारी बारी से, ए दूरी हुई दे हुई थी ए, इसको हमने आर मान लिए, तो क्या यह दूरी हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यह डिस्क ऐसे रखा हुआ है, जब डिस्क यहाँ देखिए डिस्क है हमारे पास, तो डिस्क है ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर आपको कैसे होगा, इस पर लंबवत और बाहर की तरफ। तो देखिए यहाँ पर एरिया वेक्टर कैसे होगा, इस पर लंबवत और बाहर की तरफ।
अब इस एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा, तो यह अल्फा है तो यह भी एंगल कितनी हो जाएगी, अल्फा हो जाएगी, क्योंकि यही लाइन है और यह समानांतर है तो कितनी हो जाएगी, अल्फा। तो जो अल्फा यहाँ है वही अल्फा यहाँ है। अब हमें क्या पता चल चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और दोनों के बीच का एंगल। और आपसे पूछता है कि बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ई डॉट डेल्टा एस। तो हमने क्या किया है कि छोटा सा एरिया लिया है, वैसे भी लिख सकते हैं E इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस, और दोनों के बीच कितना एंगल है, अल्फा, और बीच में इंटीग्रेशन का साइन। अब देखिए आगे बढ़ते हैं जरा, E इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस अल्फा है, इसको इंटीग्रेट करना है, और ये आपको क्या दे देगी, फ्लक्स दे देगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, तो देखिए आपका जो रेडियस है वह कहां है, 0 से लेकर के r तक है। अब ऐसे ऐसे डिस्क को कैलकुलेट करते हुए कहां तक जाना है, अभी आपने लिया है 0 से लेकर के r, तो उसी तरह से कैलकुलेट करते कहां तक जाएंगे, कैपिटल R तक। तो यहाँ लिखेंगे 0 से लेकर के कैपिटल R, सही है। तो जैसे ही आपने लिमिट ले लिया 0 से लेकर के कैपिटल R, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जरा सा सोचिए, यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे दूरी है, तो दूरी कितना दी है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर हम पूछे किसी भी बिंदु आवेश के द्वारा, पॉइंट चार्ज के द्वारा कितनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो उसी तरह से यहाँ रखेंगे, देखिए इंटीग्रेशन 0 से r, के क्यू का वैल्यू है, क्यू दिया हुआ है, बाई आर स्क्वायर। तो अगर यह रूट में है, इसका स्क्वायर करिएगा तो रूट से बाहर चला आएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब चलते हैं एरिया वेक्टर। अब एरिया का वेक्टर का वैल्यू रखना है, तो एरिया कितना होगा, तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो जरा सा इस स्ट्रिप को देखिए, इसकी त्रिज्या है r और इसका थिकनेस आपको दिया हुआ है dr और त्रिज्या है r। तो यदि हम चाहें कि ए वाला जो रिंग बन रहा है या पतली वाली जो डिस्क बन रही है यहाँ पर, डिस्क का पार्ट, उसका एरिया कितना होगा, तो देखिए अगर इसको हम कट करके ऐसे कर देते हैं पतला, तो इसकी लंबाई कितना होगी, तो जैसे इसको कट करके ऐसे करोगे, लंबे करोगे, तो वृत्त की परिधि के बराबर, तो परिधि होगी 2 पाई r और थिकनेस कितना दिया हुआ है, dr। तो कोई पूछे कि बताइए क्षेत्रफल, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई r इंटू dr, और यही क्या है, हमारी डेल एस है। फिर से समझ लीजिए कि हमको पता करना था कि जो रेड वाली पोर्शन है उसका एरिया कितना है, तो हमने क्या किया कि इसको कट करके लंबा कर लिया। तो लंबा करोगे तो होगा क्या कि जितनी इसकी परिधि होगी वही तो होगी, तो इसकी परिधि कितनी है, 2 पाई r, रेडियस मालूम है, यह वृत्त है तो परिधि कितनी, 2 पाई r, और इसकी थिकनेस कितना है, dr। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई r इंटू dr। चलिए अब हम क्षेत्रफल को वहां रख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई r इंटू dr। अब एक टर्म आ रहा है cos अल्फा। जरा सा इस त्रिभुज में ये जो ट्रायंगल है, यहाँ पे देखिए यह a है, यह r है, यह अल्फा है, और यह कितना है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यदि हम cos अल्फा निकालना चाहिए तो cos अल्फा होता है बेस, तो b बटा हाइपोटेनस, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहां पे रख लीजिए, बेस के जगह a है ना, तो बेस की जगह a रखिए, a बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब तो यहाँ सिंपल इंटीग्रेशन है, जिन जिन लोगों को इंटीग्रेशन आता है वह आसानी से कर लेंगे। चलिए इस फिगर को देखते हैं, तो ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से r, और यहाँ हो जाएगा k 2 पाई q इंटू a। देखिए k q 2 पाई है, जो कांस्टेंट उसको बाहर कर लेते हैं, और यहाँ बचा r इंटू dr। ओके, अब नीचे चलते हैं, तो नीचे क्या हमारे पास बच रही है, देखिए यहाँ a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, रूट का मतलब 1/2, तो गुना में पावर ऐड होती है, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 3/2। अब इंटीग्रेशन, तो ऐसे पार्ट का इंटीग्रेशन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। तो देखो इसको हम क्या मान लेते हैं, लेट a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर मान लिया। तो दोनों तरफ जरा डिफरेंशिएट करिए, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, r हमारी त्रिज्या है जो कि बदल सकती है, तो बदल सकती है तो उसको लिखेंगे 2r इंटू dr। अब यहाँ पे चलते हैं, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू dt,
2 से 2 कैंसिल, तो हमें r इंटू डी आर का वैल्यू मिल चुका है कितना, t इंटू। अब जरा इस फिगर को देखिएगा, मतलब इस रिजल्ट को देखिएगा। इस रिजल्ट में हमको क्या क्या मिलेगा, फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रेशन 0 से r। देखिए हमने मान लिया a स्क्वायर प्लस r इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो यहाँ डालेंगे टी स्क्वायर, तो नीचे डालिए टी स्क्वायर के पावर 3/2, और ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए k 2 पाई q a कांस्टेंट है, तो ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई k q इंटू a, और देखिए r इंटू डी आर, तो देखिए तो r इंटू डी आर का वैल्यू कितना मिला है, t इंटू डी टी, तो यहाँ डालेंगे t dt। और आगे बढ़ते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, 2 पाई k q a इंटीग्रेशन, देखिए t dt, और नीचे देखिए a और a कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, t q, इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से लेकर के r। अब रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 पाई k q इंटू a, और ये देखिए एक पावर से कैंसिल, तो क्या बचने वाली है, 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन 0 से r। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो फ्लक्स का वैल्यू मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा 2 पाई k q इंटू a, और इंटीग्रेशन t के पावर माइनस 2 डी टी, 0 से लेकर के r, 2 पाई k q a, और ये हो जाएगा t के पावर -1 बटा -1, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर के r। अब रिजल्ट आ रहा है 2 पाई k q a, और ये हो जाएगा 1 बाई t, और माइनस साइन कहाँ लगा देते हैं, और लिमिट हो जाएगा 0 से, फिर आ जा रहा है 2 पाई k q a, माइनस साइन आगे है, और ये हो जाएगा 1 बाई r माइनस 1 बाई 0। देखिए यहाँ तक हमारा रिजल्ट आ चुका है, अब हमको लिमिट पुट करनी है, तो लिमिट पुट करते समय ध्यान देंगे कि देखिए यहाँ पर r जो है कहाँ से, r का वैल्यू वेरी कर रहा था 0 से लेकर के r, बट प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि हम गलती से आप t का वैल्यू पुट कर दोगे, या तो t को कन्वर्ट कर लीजिए, तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, यहाँ देखिए फ्लक्स का वैल्यू -2 पाई k इंटू q इंटू a, तो सही है, और देखिए 1 बाई टी, और आपने माना क्या था, देखिए आपने माना था a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो क्या t का वैल्यू ना निकलेगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो उसको यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ रखोगे तो 1 बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का लिमिट 0 से लेकर के r। अब आप लिमिट पुट कर सकते हो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई -2 पाई k q a। ओके, अब चलते हैं यहाँ पे, अपर लिमिट पुट करोगे तो आंसर आ गया कितना, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ओके क्या, और लोअर लिमिट पुट कीजिएगा, r का वैल्यू 0, तो आंसर आएगा 1 बाई, सही क्या। अब माइनस साइन को उधर लेके चले जाएगी, तो फ्लक्स का वैल्यू निकल के आया 2 पाई k q a। अच्छा, अंदर बच रहा है 1 बाई a माइनस 1 बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब और आगे चलते हैं, देखिए k का वैल्यू पुट कर देते हैं और a को अंदर लेके चले जाते हैं, तो फ्लक्स का वैल्यू आ जा रहा है 2 पाई k, और k का वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q, और a को अंदर लेके चले जाते हैं तो a बटा a तो 1 माइनस a यहाँ चली गई थी, a बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। और जरा सा इसको अरेंज करते हैं तो देखिए 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो आंसर है q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना, q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस a बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। एक तो रिजल्ट यह है फ्लक्स का। और देखिए जरा सा ट्रायंगल में जाइएगा तो वहां पर क्या देखोगे कि cos अल्फा का वैल्यू क्या आया था, तो cos अल्फा का वैल्यू आ चुका था, यही तो ट्रायंगल थी आपकी, इधर से बना लीजिए समझ आ जाएगी, यही था अल्फा, यहाँ था a, यहाँ था r, और यह था a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यदि cos अल्फा चाहिए तो बेस बाई a बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो यहाँ भी देखिए a बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, और यही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिजल्ट है। किसी भी डिस्क से उसके केंद्र से a दूरी पर यदि चार्ज q रखा है तो कितना उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगी। ओके, और यहाँ पर हम बारी बारी से लिख देते हैं कि अल्फा क्या है, अल्फा एंगल था, ठीक है, सेमी एंगल भी बोल सकते हैं, एंगल था, वो आप ट्रेनिंग से देख लीजिएगा। और यही आपकी फिगर थी, यही एंगल अल्फा था, ये दूरी a था, r था, और ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमको मालूम हो चुका है कि किसी भी डिस्क से कितना फ्लक्स पास करता है, तो q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस। चलिए अब हमारा इस देखिए, ये जो प्रॉब्लम है इसको लॉन्ग मेथड से बनाए, बट जैसे ही हम गॉस लॉ को पढ़ लेंगे तो इसी प्रॉब्लम को हम एक एक लाइन में बना के दिखाएंगे, सेम रिजल्ट आएगा, यही रिजल्ट। बट जैसे यहाँ पर हमने मेथड सीखा कि पहले कैसे इंटीग्रेशन करना है, तो कुछ दूरी पर जाकर के छोटा सा डिस्क का पार्ट लेना है, उससे फ्लक्स निकालना है, पुनः टोटल फ्लक्स निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट करोगे तो आंसर चला आएगा। चलिए अब हम चलते हैं, हमारी नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देनी है कि अभी आपके फ्लक्स पे बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बाकी हैं, तो सारे न्यूमेरिकल को हम इसी लेक्चर में, मतलब कह सकते हैं कि गॉस लॉ में ही आपकी सारी न्यूमेरिकल करा दी जाएगी। और देखिए जैसे क्या होती है कि हमने एक चीज और सोचा है कि जो भी थियोरेटिकल पोर्शन है उसको अच्छे से कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को समझते हुए हम पहले सारे थियोरेटिकल पोर्शन को कर लेते हैं, जो जो बेसिक न्यूमेरिकल या कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जरूरी वो कर लेते हैं। बाकी जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे इसी के प्लेलिस्ट में आपको एक बार क्वेश्चन सीरीज जब बताई जाएगी, तो सारी क्वेश्चन सीरीज आपके गॉस लॉ के से रिलेटेड जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे एग्जाम में आए हुए हैं, फिर बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं, सारे का एक प्लेलिस्ट बना करके आपको दिया रहेगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं।